आप सब ने बचपन में दादी नानी की कहानियाँ तो सुनी ही होंगी और उन कहानियों में होती थी रानियाँ महलों की। लेकिन आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और इस कहानी में भी हैं रानियाँ, लेकिन ये रानियाँ महलों की नहीं, ये रानियाँ हैं खेतों की। और ये लिख रही हैं कहानी अपने तकदीर की खेतों की मिट्टी से। स्नेहलता फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो चलते हैं, मिलते हैं खेतों की रानियों से और जानते हैं उन सभी की कहानी। तो ये आपका नाम चंचला कच्छप हुआ ना? आप का ससुराल है ये गांव में? हाँ, ससुराल है। अच्छा, तो चंचला जी ये बताइए कि एफपीओ के बारे में तो फिर भी हम लोग जानेंगे क्या है, कैसे आप लोग कैसे कर रहे हो, कैसे ये कहानी कैसे शुरू हुई, आप लोग किस तरीके से एफपीओ में जुड़े? और हम लोग सोचे कि कुछ तो अब इतने जंगल में है, यहाँ के लोग का रहन सहन बहुत एकदम अंतर सा था। तो हम लोग बोले कि जब हम लोग आए हैं तो कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि लोगों का आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो, लोग थोड़ा जागरूक हो। फिर धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे बाड़ी का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो हम लोग जैसे यहाँ का जो हमारा ज़मीन था वो पूरा पथरीला था, यहाँ खेती वैसा होता नहीं था, तो लोग पलायन अधिकतर कर चुके थे, गरीबी भी था। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने जो हमारा बंजर भूमि था उस पर हम लोगों ने आम का पौधा लगाया। हम लोगों ने लोगों को समझाया कि आप पेड़ लगाइए, तो लोग तैयार नहीं हो रहे थे, नहीं यहाँ चारा होता है, ऐसा होता है। तो हम लोग बोले कि ठीक है, आपका बंजर भूमि में आज नहीं कल नहीं 5 साल बाद तो फल देगा। करेक्ट। तो आप फल से तो कुछ आप अपना आर्थिक स्थिति को सुधार ही सकते हैं। राइट। तो फिर इस तरह करते करते लोग यहाँ पे स्टार्ट हुआ। जैसे हाँ, ये हमारा शुरुआत था। अच्छा। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने महिला समूह को बनाना शुरू किया। तो महिला समूह जब हम लोगों ने बनाया तो फिर हम लोग बचत करना, फिर पैसा, जैसे कि यहाँ पे बैंक हमारा 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का डिस्टेंस में है, दूरी पे है, तो लोगों का वहाँ आना जाना भी बहुत दिक्कत था। तो हम लोगों ने छोटा छोटा एक करीब हमने अपने गाँव में 30 समूह का गठन किया। हम लोग बोलते हैं एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो वो हम लोगों ने शुरू किया। तो ये एफपीओ कब शुरू हुआ, कौन से साल में? ये एफपीओ हमारा 2016 में हुआ। 2016। तब तक हम लोग महिला समूह के थ्रू ही काम कर रहे थे। तो सब सारे महिलाओं को हम लोगों ने बैंक से जोड़ा, सबका पर्सनल खाता खोला, लेन देन सिखाया, लोन सिखाया। और सबसे नाबार्ड में हमारा एक ये भी हुआ कि करीब हमको लगता है कि वहाँ पर हमने महिला समूह का 100% लोन करवाया। और पहले लोन के नाम से भी लोग डरते थे कि नहीं रे बाबा, लोन कर देंगे, मेरा घर वार उठा के ले जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोगों को समझाएं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, आप लोग लोन कीजिए, समय पे पैसा चुकाइए, कुछ नहीं होगा। फिर सबने लोन किया, फिर लेन देन किया, सबको इतना अच्छा लगा। तो हमारा जो एफपीओ का शुरुआत है यहीं से हुआ, क्योंकि हम लोग एक रोजगार की तलाश कर रहे थे, लेकिन यहाँ वैसा हमारा जगह भी नहीं था कि जो हम लोग कर सके। तो फिर जो हमारा महिला समूह है वो तो था ही, लेकिन एक हम लोगों को आइडिया मिला कि संगठन में क्या हो सकता है। करेक्ट। उनकी संख्या कितनी है, कितनी महिलाएं हैं इसमें? महिला मतलब टोटल किसान कितने जुड़े हुए हैं इसमें? 1003 महिलाएं, मतलब 1003 किसान हैं। क्या बात है, तो ताली बनती है यार। हम लोग पुरुषों को पीछे कर रहे हैं। अरे वाह, क्या बात। 60% हम लोग महिलाएं। अच्छा, पहले मतलब जो इसमें पुरुषों की संख्या ज्यादा थी, महिलाओं की संख्या कम थी। अभी आप लोगों ने क्या किया है कि अभी महिलाओं की संख्या 60 हो गई है, पुरुष कम हो गए हैं। क्या बात है। तो फिर और भी में तो 400 ही मेंबर्स जुड़े, तभी और कुछ मेंबर जुड़ गए हैं। तो अभी उसका हम एक डेटा नहीं निकाल पाए हैं। जैसे कि जो हमारा मिलेट का आया एफपीओ में मड़ुआ के प्रोसेसिंग पे, तो हम लोग उसमें आने लगे। तो करीब हमने अभी 800 से करीब 850 तक महिलाओं को हमने अपने इस पूरे क्षेत्र में ट्रेनिंग दिया है, ये रागी प्रोसेसिंग पे। ठीक, मिलेट वगैरह पे। चलिए इस पे हम लोग बात करेंगे। एफपीओ में आप जो काम कर रही हैं, जी सर, एफपीओ से जुड़ी हैं, ठीक है। तो एफपीओ से जुड़ने के बाद और उससे पहले, ठीक है, वो थोड़ा बताइए कैसा मतलब आपको लगा, किस तरीके का अनुभव है आपको? देखिए सर, एफपीओ में जुड़ने के बाद अभी सब में अभी चर्चित है, क्योंकि चंचला दी ने हमें
बहुत प्राइज भी दिलवाया कि प्राकृतिक खेती में मैंने कि ये अच्छा काम कर रही है बोल के। तो एपीयू से जब आप जुड़े, हाँ, तो मतलब बहुत सारा प्रशिक्षण भी मिला होगा। हाँ, यहाँ पे जुड़ने का एक खास मकसद है क्योंकि ये हेल्थ से जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे नेचुरल खेती होता है, यहाँ पे रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। और ऐसे जो फसल हम लोग उपजाते हैं उसको बेचने में सपोर्ट होता है। तो उसमें अभी हम आलू लगाए हैं, अभी हम किचन गार्डन भी लगाए हैं, तो उसमें हम जैसे रासायनिक खाद होता है वो नहीं लगाए हैं, सिर्फ वही जीवामृत सब लगाते हैं। ये सब जीवामृत घनामृत के बारे में एपीओ से जुड़ने के बाद आप लोगों को पता चला? एपीओ को जुड़ने के बाद पता चला। अच्छा, आप जब खेती को समझने की कोशिश करते हैं तो इस कड़ी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपका अनायास मुलाकात हो जाता है। और एग्रीकल्चर के जब आप व्यावसायिक पक्ष को देखते हैं, जिस पे हम लोग आज लगातार बात कर रहे हैं, उस पे चर्चा बहुत गहन हो गई है, लेकिन उसका एक और पक्ष है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि द नेचुरल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, जहाँ पे आज भी परंपराएं हैं और हमारे गाँव की जो अपनी असली खुशबू है वो ज़िंदा है। आप आज यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस तरीके का मिट्टी का घर और ये दरवाज़ा और ये जो आप सीकड़ देख रहे हैं, ये अब धीरे धीरे गायब हो रहा है। मुझे लगता है कि 10-20 साल के बाद शायद अब ये ना के बराबर दिखे। कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं दिखाना चाहूँगा, जिसमें से एक है ये शायद ही कुछ लोग पहचान पाएँ। हमारे यहाँ इसको ठेकी बोलते थे, जिस पे अनाज स्टोर किया जाता था। मुझे लगता है कि झारखंड या बिहार में अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसको बुलाया जाता होगा, कुछ अलग अलग भी नाम होगा, लेकिन ये मुझे बहुत दिनों बाद देखने को मिला। ये बांस से ही बनाते हैं लोग गांव में, अनाज का भंडारण इसमें होता था। तो खैर बहुत सारी बातें होंगी, हम लोग इस पे छुए अनछुए बहुत सारी पहलुओं को समझने की कोशिश करते रहेंगे। हाँ भैया, हम स्नेहलता एपीओ से बात कर रहे हैं। आपके मंडी में अभी टमाटर का क्या भाव चल रहा है? हाँ, टमाटर है, गोभी और लहसुन का रेट आप बताइए, क्योंकि कल हम सबको लोड करवाएंगे, तो उसके पहले हम आपसे एक बार बात कर लेंगे। हाँ। तो ये बताओ सरोज दी कि यहाँ पे आम तुम्हारा कितना लगा हुआ है टोटल? लगभग यहाँ तो 15 एकड़ में 15 एकड़ यहाँ लगा हुआ है। हाँ, अच्छा, और एपीओ में अगर हम बात करें, में बात किया जाए तो 1000 से प्लस एकड़ में 1000 एकड़ से ऊपर में सिर्फ आम लगा हुआ है। आम लगा हुआ है। अरे भाई क्या बात है, 1000 एकड़ से ऊपर में सिर्फ आम लगा हुआ है। अच्छा, तो ये तुम लोग कैसे डिसाइड की कि मतलब इतना आम लगा देना है? नहीं सर, जहाँ पे खेती नहीं होता था वहाँ पे बंजर था, तो ऐसे ही खाली जमीन रहने से कुछ फायदा नहीं है। तो बागवानी का प्रोजेक्ट आया, तो सब किसान लोग को जमा करके बताया गया कि आज तो बंजर है, लेकिन आने वाला दिन में अगर इसमें आम भी लगा दिया जाए तो आपका रोजगार हो सकता है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, मतलब इच्छा शक्ति की लगाना है तो लगाना है। बड़ी पत्थर हटाना पड़ा होगा रे भाई। पत्थर तो यहाँ चुन के ही हटाना पड़ा है। एक दिन 3 से 4 हर टूट जाता था हल चलाने के लिए। तो तुम लोग का कभी हिम्मत हारने जैसा नहीं लगा कि मतलब? और हिम्मत सर इसमें देखा जाए ना तो सोचिए आदमी का हिम्मत ही है जो कि बागवानी देखने को मिल रहा है। यही एक तालाब था, है ना, जो कि गर्मी में आम को सिंचाई करने के लिए अगल बगल कोई खेती नहीं होता था, और पेड़ के पास एक घड़ा, उसमें एक छेद रख के हर पेड़ में पानी डाल के पेड़ को बचाया है। तो ये बताओ कि खाद वाद जो डालती हो, कीटनाशक वगैरह, तो इसका प्रशिक्षण कैसे होता है? इसके एपीओ के द्वारा, एपीओ के द्वारा हम लोग को खाद
जैविक खाद बनाने के लिए बताया गया है। जैसे पहले हम लोग को बीज को कैसे उपचार किया जाए, इसके लिए हम लोग बीजामृत बनाते हैं। बाहर का कोई केमिकल नहीं, जो आपका घर में भी बीज है, कोई भी बीज, उसको आप बीजामृत से ट्रीटमेंट, जिस दिन ट्रीटमेंट करना रहता है उसमें 1 चुटकी या तो फिर 5 ग्राम या जो भी है, उसको हम लोग तो 1 चुटकी के नाम से ही जानते हैं, जो कि पका हुआ चूना, उसको मिक्स करके उस बीजामृत में मिला करके बीज को ट्रीटमेंट करते हैं। तो अच्छा ये बताइए दीदी कि अब जो एफपीओ में जुड़ करके या एफपीओ में जो जिस तरीके से खेती हो रही है, कैसा लग रहा है अब? अब देखिए भैया, पंकज भैया, जैसे होता है ना कि आप किसी चीज़ को नहीं जान रहे हैं और आपको सभी तरफ से आपको सहायता मिल रहा है, तो एक होता है कि एक उत्सव सा माहौल हो जाता है। हम लोग यहाँ जैसे अब एक खुशी होता है। खेती तो पहले भी करते थे। हाँ, खेती जैसे हम लोग पहले भी करते थे, लेकिन जैसे खेती हो रहा था तो अपना अपना कर रहे हैं, कोई वैसा नहीं चलो हाँ सब टाइम आ गया, समय आ गया, अपना अपना कर रहे हैं। लेकिन अब हो गया है कि जैसे धान का है तो एक उत्सव टाइप का हो गया कि बीज आ गया, सबको खबर हो गया कि बीज आ गया है, चलो सब बीज लगाते हैं। तो सब बीज लेने आते हैं, वहाँ का एक बार जमावड़ा होता है, फिर कैसे लगाना है क्या, और हम तो सबसे बड़ा धन्यवाद देंगे नाबार्ड का। हाँ, नाबार्ड के सहयोग से ही हम लोग इतना आगे बढ़ पाए हैं, और जो खेती हम लोग पहले करते थे उसको अब बेहतर तरीके से कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और हमारा जो आर्थिक स्थिति है वो भी काफ़ी मजबूत। नाबार्ड का ये इनिशिएटिव सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो रूरल इकोनॉमी है इसमें एफपीओ का रोल आने वाले दिनों में तो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से किसान एफपीओ के साथ जुड़ रहे हैं, एफपीओ के ऑपरेशन को जब ये समझेंगे कि एफपीओ कितना बड़ा एक एंटरप्राइज बन सकता है, और कुछ एक बड़े एग्जाम्पल्स जब सेट होंगे, तो कृषि सच में एक प्रॉफिटेबल वेंचर बन जाएगा। बहुत सारी विसंगतियां हैं खेती में जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है, लेकिन नाबार्ड जैसी सशक्त संस्था जब किसी विषय पे जुड़ी हुई हो और एफपीओ को लेकर के जब वो इतना मतलब इतने सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, फार्मर्स के बीच में जा कर के नए नए स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो दिस इज़ गुड टू सी। मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है वो एग्रीकल्चर में एक सुनहरा दौर तय है, आना है, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। यहाँ पे तो आम के साथ हल्दी वगैरह का खेती कर सकते हैं। हल्दी भी, फिर अदरक भी हम लोग लगाए हुए थे। अदरक है, हल्दी की है, खेती तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ, तरबूज वगैरह भी इसके अंदर भी हुआ है ना? और उस साइड हम लोग लगाए थे। तो तरबूज की तैयारी चल रही है। हाँ। अच्छा ये बताओ संजू कि तुम जो यहाँ खेती सीख रही है, ये एफपीओ के साथ जुड़ करके एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन या जो ट्रेनिंग ले रही है, तो इसका तुम्हें कुछ आत्मविश्वास जगता है कि शादी के बाद भी ये तुम्हें काम आएगा? यस सर, जो सीखने को मिलता है वो कभी ना कभी काम आता ही है। हो सके ऐसा ससुराल मिले कि खेती बाड़ी ही का काम करना पड़े तो करेंगे हम अपना, जो अपना नॉलेज रहेगा उससे। शर्म नहीं आएगी कि खेती नहीं सर, अपना खेती बाड़ी करने में कैसी शर्म। मतलब एफपीओ से जुड़ करके अब ये समझ में आ गया है कि खेती भी एक गर्व का विषय है, गर्व का ही विषय है अपना, है ना? ये खेती हम पढ़ाई लिखाई करके अगर खेती करेंगे तो शर्म का विषय नहीं होगा सर। चलो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। आज हम लोगों के लिए खिचड़ी बन रही है। दीदी ये मिलेट की खिचड़ी है ना? हाँ, कौन सा मिलेट है? कोदो मिलेट। कोदो? हाँ। अच्छा, ये बताइए मिलेट में मड़ुआ का तो खेती आप लोगों ने ठीक ठाक टाइम पहले शुरू किया था। हाँ। कैसा लगा मिलेट का खेती आप लोगों को? मिलेट का खेती में जैसे पहले के लोग मिलेट का ही खेती करते थे, और लोग डेली का खाने में भी उसको यूज करते थे, इसीलिए लोग तंदुरुस्त बहुत सालों तक जीने वाले लोग भी थे। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं ये सब चीज खत्म होते गया। फिर हम लोगों ने ये चीज देखा कि पहले बीमारियां कम थी, लेकिन अब बीमारियां भी बहुत ज्यादा होने लगी। तो यहाँ पे पहले मड़ुआ लोग कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसको कम कर दिए थे।
और हम लोग जब इधर खेती स्टार्ट किया और जब हम लोग को प्रोसेसिंग के बारे पता चला तब हम लोगों ने सभी को मड़ुआ लगाने पे मड़ुआ में फायदा हुआ? हाँ, बहुत फायदा हो मतलब अगर हम उसको बोले चावल पकड़ो तो इसको चावल और धान से अगर तुलना करें तो मड़ुआ का खेती फायदेमंद है? फायदेमंद है। चावल का रेट कम बेसी हो सकता है पर मड़ुआ अभी 30 रुपए केजी चल रहा है। अच्छा, तो कोदो और गुंदली में कैसा लग रहा है? इसका खेती कर मत बढ़ाएगी तुम लोग? हाँ, इसका भी खेती हम लोग बढ़ाएगी ना। हाँ, ये मिट्टी का चूल्हा आज बहुत दिनों बाद मतलब इस तरीके के अरेंजमेंट में खाना बन रहा है। और ये कोदो की खिचड़ी बनी है। आप लोग अगर वेट मैनेजमेंट में हैं और डायबिटिक है लोग कुछ, तो उनके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। हालांकि मिलेट पे मैं अलग से कुछ करूंगा और मिलेट पे हम लोग लगातार बात करेंगे, अलग अलग मिलेट्स के बारे में जानेंगे। फ़िलहाल कोदो की खिचड़ी आज हम लोग खाने वाले हैं। बन ही गया है क्या लगभग? है ना? उतारा जाए। खाना खाने से पहले हाथ धोने का समय है अब। और आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये जो है ये राख है, लकड़ी के चूल्हे से निकाली हुई। हम लोग आजकल हैंड वॉश यूज़ करते हैं, डिटॉल, सेवलॉन। मुझे लगता है कि इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं मेडिकेटेड, जैसे कभी और हम बात करेंगे इस पर। फ़िलहाल आज इसी पे हाथ धो रहे हैं बहुत दिनों बाद। इसे बानी भी कहा जाता है, झारखंड में बानी भी कहा जाता है। राख तो हिंदी में ऑलमोस्ट पूरे भारत में राखी कहा जाता है। यहाँ हमें आदिवासियों के मतलब संथाली भाषा में इसका कुछ और नाम है, इसे कुछ और हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छाय। छाय भी तो बोलते ही हैं हम लोग। तो ये जो गांव है बीचा नहीं है ना, लेमा बीचा, लेम बीचा जो है वो रामगढ़ से करीब 30 किलोमीटर दूर पतरातू एक जगह है। पतरातू से करीब 7-8 किलोमीटर के अंदर एक गांव है। और मुझे लगता है कि ये पूरा गांव जो है, इसमें जो रहने वाले लोग हैं वो सभी आदिवासी ही हैं। तो संपूर्ण रूप से एक आदिवासी संस्कृति सभ्यता में रचा बसा गांव है ये, जहां आपको हर एक मोड़ पर आपको जो आदिवासियों की एक संस्कृति की झलक होती है वो मिलती है, चाहे वो खान पान हो, वेशभूषा हो, रहन सहन हो। और मुझे लगता है कि झारखंड की जो आत्मा है, द सोल ऑफ झारखंड, वो यहाँ के आदिवासी हैं, उनकी संस्कृति है। और उन्हीं संस्कृतियों में रचे बसे पारंपरिक तौर पे लोग आगे बढ़ रहे हैं एफपीओ के साथ जुड़ करके। एफपीओ कृषि को लेकर के एक नया माहौल बना रहा है। दीदी लोग भी सब, मुझे लगता है कि जब से एफपीओ में जुड़ी हैं तब से आप लोग ज़्यादा एक साथ मिलना जुलना आप लोगों का ज़्यादा हो गया है। खाने का समय हो चुका है, हमारी कोदो की खिचड़ी बन चुकी है। हम लोग खाएंगे पिएंगे और बातें भी जारी रहेंगी। हम लोग आज के बाद फिर कहीं मिलेंगे किसी अलग जगह पे, खेती को लेकर के बात करते हुए, किसानों को लेकर के बात करते हुए। मिलते हैं फिर।